Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Satti and I'm back with another important lecture related to the law admission test preparation. So आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किया था कि वी विल बी हैविंग अ कंप्लीट मॉक सेशन इंशाल्लाह। हम जैसा लैट का पेपर है उसी पेपर पैटर्न के ऊपर पूरे एक 100 मार्क्स का अब आज की क्लास में एक मॉक एग्जाम सॉल्व करेंगे जिसमें एज पर जो हमारा लैट का पेपर पैटर्न है 75 एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं, जिसमें से 20 जनरल नॉलेज के हैं, 20 इंग्लिश के हैं, 10 इस्लामिक स्टडीज़ के हैं, 10 पाकिस्तान स्टडीज़ से हैं, 10 जो है वो उर्दू के हैं एंड 5 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के सेक्शन से इसमें इंक्लूडेड हैं और उसके साथ साथ 15 मार्क्स का ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट भी है। सो आप सब स्टूडेंट्स ऐसा करें कि अपने साथ पेपर और जो है वो पेन उसको अपने साथ रख लें ताकि साथ साथ आप भी अपने आंसर्स मार्क करते जाएंगे, मैं भी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताता जाऊंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो लैट के एग्ज़ाम के लिए कैसी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा लैट का प्रेप सेशन जो है वो स्टार्टेड है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारा एक न्यू सेशन जिसमें डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे अनटिल आपका जब तक नेक्स्ट लैब टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता, डेली बेसिस के ऊपर एक मॉक टेस्ट इसमें कंडक्ट हुआ करेगा। वो सेशन भी हमारा स्टार्ट हो रहा है और अगर आप में से कोई सेशन में इनरोलमेंट अपनी करवाना चाहता है तो जो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। अब आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेस वॉज इन्वेंटेड इन, यानी शतरंज की जो गेम है ये कहाँ पर इन्वेंट की गई थी। चॉइसेस में आपके पास है चाइना, इंडिया, इजिप्ट या पर्शिया। सो चेस यानी शतरंज की जो गेम है ये इंडिया में इन्वेंट की गई थी, इसकी इजाद जो है वो हिंदुस्तान में की गई थी। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, पैंक्रियाज नहीं, थायराइड नहीं, किडनीज नहीं। तो हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है या सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है लिवर है। तो याद रखना है आपने कि सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट ग्लैंड आ जाए इन द ह्यूमन बॉडी तो वो भी लिवर है, और अगर इंटरनल ऑर्गन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो हमारे जिस्म में इंसानी बॉडी में जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है यानी अंदरूनी उज़्व है वो भी लिवर है यानी जिगर है, तो इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है जी। किडनी के हवाले से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंसानी जिस्म के अंदर खून की सफाई का काम जो है वो किसका है, तो वो रोल जो है वो किडनीज जो है वो अपना उसमें रोल प्ले करती हैं। द सुल्तान अहमद मॉस्क इज लोकेटेड इन, सुल्तान अहमद मॉस्क जो है वो किस शहर में लोकेटेड है। ऑप्शन में आपके पास रोम है, पर्शिया है, पाकिस्तान का मुल्क यहाँ पे मेंशनड है और टर्की है, बल्कि कंट्रीज मेंशनड है, इसमें सिटीज मेंशन नहीं है। तो सुल्तान अहमद मॉस्क को ब्लू मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपने कि इसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि ब्लू मॉस्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ब्लू मॉस्क का असल नाम जो है वो सुल्तान अहमद मॉस्क है और ये टर्की में तुर्की में ये वाकया है और तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये वाकया है। ठीक है जी। अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज, अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? क्या उसको ब्लू कॉन्टिनेंट कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है वाइट कॉन्टिनेंट। यस, तो वाइट कॉन्टिनेंट इज करेक्ट कि अंटार्कटिका का जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बर आजम अंटार्कटिका जो है उसको सफ़ेद कॉन्टिनेंट या वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं बिकॉज इट इज कवर्ड विद स्नो। लास्ट मॉक एग्जाम में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा कम आबादी वाला लीस्ट पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है बर आजम जो है वो कौन सा है, तो वो भी अंटार्कटिका ही है। द कंट्री विद टू नेशनल एंथम्स इज, किस मुल्क के दो नेशनल एंथम्स हैं? स्वीडन के तो दो नेशनल एंथम्स नहीं है और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के भी नहीं है। तो दो जो नेशनल एंथम्स हैं वो डेनमार्क के हैं। इसके अलावा और भी कुछ ममालिक हैं जिनके एक से ज़्यादा नेशनल एंथम्स हैं और उसमें न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में भी एक से जायद उनके भी दो हैं, वो दो कौमी तराने हैं। मातिर मोहम्मद बिलोंग्स टू, मातिर मोहम्मद का जो ताल्लुक है वो किस मुल्क से है? ऑप्शन में हमारे पास इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या थाईलैंड। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, मैं फिर आपको आंसर बताता हूँ। मातिर मोहम्मद जो है ये दो मरतबा जो है वो मलेशिया के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो मातिर मोहम्मद बिलोंग्स टू मलेशिया। सो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े मशहूर प्राइम मिनिस्टर हैं। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज, तो स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, उसका नाम तो मोनाको नहीं है, सैन मरीनो भी नहीं है,
और इसका आंसर जो है वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। पॉपुलेशन के हवाले से भी ये दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, एंड एरिया के लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। सो पॉपुलेशन प्लस एरिया वाइज ये दोनों में के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। विच पाकिस्तानी पायलट डिस्ट्रॉयड 5 इंडियन प्लेन्स इन 1964 5 वॉर। 1965 की जंग में किस पाकिस्तानी पायलट ने एक फ्लाइट में इंडिया के 5 तैयारों को गिराया था? ऑप्शन में राशिद मिन्हाज हैं, बिल्कुल भी ये आपने मार्क नहीं कर देना जल्दी में, क्योंकि राशिद मिन्हाज जो है वो एक मशहूर एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, और उनकी मशहूर होने की वजह यह है कि ये वाहिद एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर हैं कि जिनको निशान हैदर दिया गया। तो निशान हैदर इनको मिला है, और जो राशिद मिन्हाज साहब की जो शहादत है, ठीक है, वो हुई है 1971 की वॉर में। और यहाँ पे सवाल ये है कि 5 इंडियन प्लेन्स किसने एक फ्लाइट में 1965 की जंग में गिराए थे? तो उस पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट का नाम था MM आलम। तो कैपिटल ऑफ ईरान इज, ईरान का कैपिटल पूछा गया, तो ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान है। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क जो है वो ईरान था। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और बनता भी रहा है पास्ट एग्जाम्स में। द करेंसी ऑफ टर्की इज, टर्की की करेंसी क्या है? तो टर्की की करेंसी लेरा है, ठीक है जी। सो टर्किश जो करेंसी है, तुर्की की जो करेंसी है वो लेरा है। जापान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, द सेटिंग सन और द मॉर्निंग स्टार। तो जापान को जो है ना वो द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है, वो जापान को नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज। तो नेशनल इंसिग्नियाज लाजमी आपके एग्जाम में होते हैं, इसलिए उनको आपने प्रिपेयर कर लेना। जो जनरल नॉलेज का वन शॉट लेक्चर है 375 MCQs का, उसको आपने लाजमी कवर करना है। इंशाल्लाह आपका 80 to 90% जीके का पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। और अभी मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में उससे रिलेटेड एक पार्ट और करवा दूंगा, ताकि 100% जो है ना वो आपका जीके का सेक्शन कवर अप हो जाए। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज, नेशनल ट्री पाकिस्तान का क्या है? सो नेशनल ट्री पाकिस्तान का जो है जी वो दियोदार है। सो दियोदार जो है वो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। द हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोई हिमालय की जो या हिमालय के सिलसिले की जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? तो नो डाउट पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, बट K2 का ताल्लुक जो है ना वो कराक्रम से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जरा आपने थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन ये है कि जो हिमालयन रेंज की, यानी कोई हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत का टाइटल जो है ना वो किलर माउंटेन भी है, और दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है। और पाकिस्तान में हिमालयन सिलसिले की ये सबसे हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन, वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज कब हुआ है? 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ है, 1945 में इसका एंड हुआ है। और वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो उसका आगाज जो है वो 1914 में हुआ है, और वर्ल्ड वॉर 1 का जो एंड है वो 1918 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइटामिन रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स इज, कौन सा वाइटामिन जिस्म में हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है? तो विटामिन ए नहीं, विटामिन सी नहीं, विटामिन डी जो है ना जी वो राइट ऑप्शन बनता है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर इज, सिल्वर का, चांदी का केमिकल सिंबल पूछा गया है आपसे। ऐसा है तो केमिकल सिंबल जो है ना वो सिलिकॉन का, जिसको आप उर्फे आम में क्या कहते हैं? रेत कहते हैं। तो ऐसा है तो सिलिकॉन का सिंबल है, सिल्वर का सिंबल नहीं है। तो एग्जामिनर्स ने यहाँ पे बड़ी ही आपके लिए मैंने जो है ना यहाँ पे कोशिश की है कि कंफ्यूजन हो जाए। तो एग्जामिनर्स भी यही स्ट्रैटेजी रखेंगे कि आपको पेपर में कंफ्यूजन हो, तो आपने ये नहीं समझना है कि सिल्वर है और ऐसा है तो ये इसका सिंबल होगा। ये इसका सिंबल नहीं है, ठीक है जी। सिल्वर का सिंबल जो है वो AG है, ये सिल्वर का सिंबल है। और AU जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये गोल्ड का सिंबल है, ताकि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको आता हो, क्योंकि एवरीडे साइंस से क्वेश्चन आता है। और AL जो है वो एल्यूमिनियम का सिंबल है। प्रिंटर इज अ डैश डिवाइस, इनपुट आउटपुट स्टोरेज जरा प्रोसेसिंग। प्रिंटर जो है वो कौन सी डिवाइस है? तो प्रिंटर क्योंकि हमें आउटपुट फराहम करती है, हार्ड कॉपी में हमें रिजल्ट्स देती है, तो इट्स एन आउटपुट डिवाइस। द अमेरिकन स्पेस एजेंसीज, ESA नो, ISRO नहीं, ISRO तो इंडिया की है। नासा, यस, सो नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और स्पेस एक्स जो है ना, ये ऑफिशियल नहीं है उनकी स्पेस एजेंसी, ऑल्दो नो डाउट स्पेस एक्स जो है वो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन, और जो हमारे पास स्टारलिंक का इंटरनेट अवेलेबल है उसके सेटेलाइट के थ्रू वो सारे का सारा ये देखते हैं। और इसके जो ओनर है वो इलॉन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के भी ओनर हैं। ठीक है, सो ये इलॉन मस्क की कंपनी है, अमेरिकन गवर्नमेंट की नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पीसेस, दुनिया में कौमी अमन की जो जिम्मेदारी है वो किस इदारे की है? यूनिसेफ की है? नहीं, यूनिसेफ ऑल दो यूएन का ही हिस्सा है, और इसका जो काम है वो चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है, ये ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है। और यूनेस्को भी हेल्थ हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, और उसके अलावा बाकी ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही एक झेली इदारा है जो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। सिमिलरली WHO भी यूनाइटेड नेशंस का एक झेली इदारा है जो कि हेल्थ के ऊपर काम करता है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। पीस की जो जिम्मेदारी है वो एज अ होल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की है, यूएनओ की है। यूएनओ को कब बनाया गया? 1945 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, ये सवाल जो है वो यूएन से रिलेटेड आते रहते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में नहीं है लोकेटेड। और आपने ये नहीं समझना कि क्योंकि कराची जो है वो सबसे बड़ा हमारा पोर्ट सिटी है तो कराची में इसका नेवल हेडक्वार्टर है, नो। सो नेवल हेडक्वार्टर जो है वो रावलपिंडी में भी नहीं है, बल्कि वो इस्लामाबाद में है। सो पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपने याद रखना है कि दे आर लोकेटेड इन इस्लामाबाद, जबकि रावलपिंडी में आर्मी का हेडक्वार्टर है जिसको हम GHQ के नाम से, जनरल हेडक्वार्टर्स के नाम से जो है ना वो जानते हैं। यहाँ पे हुआ हमारा जनरल नॉलेज के सेक्शन का अख्ताम। अब हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अब इंग्लिश का सेक्शन है, 20 सवाल आपके पास पेपर में इंग्लिश के होते हैं। द लोकल टीम स्कोर्ड 3 goals डैश द मैच, इन द मैच, एट द मैच, या ड्यूरिंग द मैच। द लोकल टीम स्कोर्ड 3 goals इन द मैच, उन्होंने मैच में 3 गोल किए, ये भी ऑप्शन बन सकता है। ड्यूरिंग द मैच भी ऑप्शन बन सकता है, दोनों ही करेक्ट हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द मैच, कि मैच के दौरान जो है ना लोकल टीम ने 3 स्कोर जो है वो गोल, 3 गोल जो है वो स्कोर किए हैं। ठीक है, यू आर एलिजिबल डैश दिस जॉब, ऑफ दिस जॉब नो, टू दिस जॉब, विद दिस जॉब नो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, अहल हैं। चूज द करेक्ट एंटेनम ऑफ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का हमने एंटेनम बताना है। ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब होता है जाहिरी तौर पे, यानी एक चीज जो ऊपर से तो ठीक लग रही हो अंदर से वो ठीक ना हो, तो सुपरफिशियल। ठीक है, तो जो इसका एंटेनम होगा वो डीप होगा, यानी हम किसी चीज को सिर्फ जाहिरी तौर पे नहीं देख रहे बल्कि डीप डाउन उसको चेकआउट करें। एंटेनम में हमने क्योंकि उसका ऑपोजिट बताना होता है, तो ये इसका एंटेनम होगा। ठीक है जी। शैलो जो है वो यस इसका सिनोनिम बन सकता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि ज्यादा अहम नहीं है, कॉमन है, आम सी बात है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम इसका होगा सिग्निफिकेंट, यानी अहम। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? अहम। ठीक है, अहम। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वेव, सो वेव का एंटोनिम जो है ना वो हमसे पूछा गया। वेव का मतलब होता है कि किसी को जो है ना कोई राय देना, किसी से किसी चीज की कमी कर देना, लीनियंसी दिखाना। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे हमसे इसका मीनिंग नहीं पूछा गया बल्कि उसका एंटोनिम पूछा गया। तो एंटोनिम होगा इसका डिमांड, डिमांड जो है ना जी वो इसका एंटोनिम होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्लम्प, प्लम्प का अब हमने सिनोनिम बताना है, गौर करना है आपने। तो प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ओबीस, फैट, तो ये यहाँ पे इसका सिनोनिम बनेगा, और ओबीस भी कहेंगे इसको। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जील, जील का मतलब होता है किसी काम को बड़ा एनर्जेटिक होके करना, बड़े जोश के साथ करना, बड़े पैशन के साथ करना, बड़े वलवले के साथ करना। तो सिनोनिम इसका क्या बनेगा? पैशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का हमने सिनोनिम बताना। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है लाजमी। ठीक है, लाजमी, असेंशियल, कंपल्सरी। ठीक है, तो कंपल्सरी यहाँ पे सिनोनिम बनेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द रोमियो एंड जूलियट, सो जो नॉवल है रोमियो एंड जूलियट ये किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है? नहीं। जॉन मिल्टन ने भी नहीं, जॉर्ज ऑरवेल भी नहीं, बल्कि ये जो है विलियम शेक्सपियर का मशहूर जो है वो नॉवल है। अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ फिश जो है ये क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ पैक, नो। डॉग्स का या वुल्स का जो ग्रुप होता है ना, या झुंड होता है, उसको जो है
वो हम लोग पैक कहते हैं। स्वार्म जो है वो बीज का होता है। यस, जो फिश है इनका जो ग्रुप है ये स्कूल कहलाता है। तो फिश का जो ग्रुप है वो स्कूल कहलाता है। ये इसका आंसर है। फ्लॉक, फ्लॉक जो है वो शीप का होता है, फ्लॉक जो है वो गोट्स का होता है। तो ये जो है ना हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रपोजिशन। शी इज अफ्रेड डैश डार्क फ्रॉम द डार्क। नो, शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क होना चाहिए कि उसको अंधेरे से डर लगता है। तो शी इज अफ्रेड ऑफ डार्क। चूज द करेक्ट वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। मैंने आपको बताया है कि जो काम रूटीन टास्क में हो, क्लासेस में मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ हमारे सेशन में, जब मैं इंग्लिश के लेक्चर्स कवर करवाता हूँ तो आपको ये बात मैंने मुतादिद बार बताई है कि जब एक काम रूटीन टास्क में हो रहा होता है तो उसको बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। चूज द करेक्ट वर्ड। द बेबी वॉज स्लीपिंग डैश द क्रेडल। क्रेडल कहते हैं झूले को, ठीक है, वो जो बेबी बेड है उसको कहते हैं क्रिब। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द क्रेडल, ठीक है। सो द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द क्रैडल होगा, झूले के अंदर या उस क्रैडल के अंदर या उस बेबी बेड के अंदर या उस कॉट के अंदर वो सोया हुआ था। ही वॉज चार्ज डैश थेफ्ट। जब किसी पे कोई इल्जाम साबित होता है कहते हैं कि ही वॉज एक्यूज ऑफ। इल्जाम जब लगाया जाता है, ठीक है, तो वो एक्यूज ऑफ। ही वॉज चार्ज, तो अब यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, चार्ज यानी उसके ऊपर चार्ज लग गया है थेफ्ट का, चोरी का। ही वॉज चार्ज विद थेफ्ट, जब थेफ्ट चोरी, तो यहाँ पे विद होना चाहिए। एक्यूज होता तो फिर जो है ना वो मैं ऑफ लगाता। तो इज एक्यूज ऑफ जब इल्जाम लगेगा, जब जुर्म साबित हो गया है उस पर चार्ज लग गया है तो विद आएगा। इज चार्ज विद थेफ्ट। शी डैश हर होमवर्क बिफोर द डिनर। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द डिनर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि साथ ही वो काम बताया जा रहा है कि वो काम उसने पहले खाने से पहले खत्म कर लिया था, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल। ही इज आ एंड द नन। देखें ए ई आई ओ यू जो है ना वॉवल्स है, इनके साथ हमेशा एन आता है। लेकिन ऐसे वर्ड्स के जो वॉवल्स के अलावा हों उनके साथ यूजली आ आता है, लेकिन अगर उनके साउंड में वॉवल का साउंड आ रहा हो तो एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन। फिर इन द ब्लैंक है आगे। द बॉय डिवाइडेड द केक डैश 5 फ्रेंड्स। तो मैंने आपको इंग्लिश के लेक्चर में ये चीज़ बड़े डिटेल में बताई कि जब एक चीज़ को दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड किया जा रहा होता है तो अमंग लगाते हैं। जब आपके पास मोर देन टू है, ठीक है, मोर देन टू है लोग आपके पास। जब बिटवीन लगाते हैं, जब आप एग्जैक्टली टू, ठीक है, इक्वल टू टू, व्हेन यू हैव टू पीपल एंड यू आर डिवाइडिंग थिंग्स इन देम, तो आप ये कहोगे कि डिवाइडिंग बिटवीन देम। तो यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं तो अमंग आएगा, यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा। बिटवीन यूजली वैसे ठीक है बिटवीन लिखाया जाता है, लेकिन बिटवीन तब लगाया जाता है जब दो दो लोगों के बीच में कोई चीज डिवाइड हो रही है। दो या दो से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा लोग हैं, दो में तो बिटवीन है, दो से ज्यादा लोग में अमंग लगाया जाएगा। तो यहाँ पे अमंग होगा। चॉइसेस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चूज द करेक्ट वर्ड। शी प्रेफर्स डैश, शी प्रेफर्स कॉफी डैश टी। जब एक चीज को दूसरी चीज पे फोके दी जाती है तो देन नहीं लगाते, ओवर भी नहीं लगाते, फॉर भी नहीं लगाते, टू लगाएंगे। तो जब दो चीजों के बीच में प्रेफरेंस है तो शी प्रेफर्स कॉफी टू टी। पंचुएटेड सेंटेंस, जो करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस है जी वो हमने ढूंढना है। ही सेड आई एम बिजी नाउ, नहीं, इसमें ना यहाँ पे कोमा होना चाहिए था जो कि मिस्ड है यहाँ पे। ही सेड कोमा आई एम बिजी नाउ, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हिज अंकल इज डैश ऑफ हिज सपोर्ट। बेस ऑफ हिज सपोर्ट नो, बैकबोन नो, ये मुहावरातन बोला जाता है। तो ही इज द लाइफ लाइन ऑफ हिज सपोर्ट। इंग्लिश का सेक्शन जी खत्म हुआ। चलते हैं पाकिस्तान स्टडीज पे। पाकिस्तान स्टडीज के 10, पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन में आपके पास 10 MCQs होते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन, मुतादिद बार क्लासेस में बड़ा डिटेल में आपको करवाया हुआ है। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो कब पास हुई है? 23 मार्च 1940 को हुई है। किसकी ज़ेर सदारत पास हुई है? क्या आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ज़ेर सदारत पास हुई है। किसने प्रेजेंट की थी? मौलवी ए के फजल हक साहब ने प्रेजेंट की थी। कहाँ पे प्रेजेंट की थी? मंटो पार्क में, लाहौर में प्रेजेंट की थी। इसलिए इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। हर साल हम इसकी याद में 23 मार्च को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोबारा ओवरव्यू दे दिया 23 मार्च से रिलेटेड सवालात ट्विस्ट करके घुमा फिरा के डिफरेंट अंदाज में पेपर में ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन
तो कायद आजम साहब की पैदाइश 1874 में हुई है? नहीं, 1878 में भी नहीं, 80 में भी नहीं, बल्कि कायद आजम मोहम्मद जिन्ना साहब की जो पैदाइश है वो 1876 में यानी 1876 में हुई है। द फराइजी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, फराइजी मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट की थी? सर सैयद अहमद खान साहब ने? नहीं, सर सैयद साहब की जो मूवमेंट है वो अलीगढ़ मूवमेंट कहलाती है। ठीक है जी। तो फराइजी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे सवाल है, आपने गौर करना है। तो फराइजी मूवमेंट जो हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने जो है वो स्टार्ट की थी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जो मेरा पाकिस्तान स्टडीज का वन शॉट डिटेल लेक्चर है उसको देखें। उसमें मैंने पाकिस्तान प्री पाकिस्तान हिस्ट्री को भी कवर किया हुआ है, प्लस पोस्ट पाकिस्तान हिस्ट्री को भी कवर किया हुआ है। इवन ये आपके पोर्टल के ऊपर भी अपलोडेड है एंड इसके साथ साथ ये यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड है। तो ये इस लेक्चर का एक्सेस तो ना सिर्फ हमारे क्लास स्टूडेंट्स के पास है बल्कि यूट्यूब ऑडियंस के पास भी है। तो इस लेक्चर को आप लाजमी जो है वो कवर अप करें। यूट्यूब पे ये पड़ा हुआ है, आपकी सारी पाकिस्तान स्टडीज इंशाल्लाह कवर हो जाएगी, मुगल पीरियड से लेके अभी जो करंट पाकिस्तान के अफेयर्स हैं उन तक। जनरल ज़ियाउल हक एंडेड द गवर्नमेंट ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? जनरल ज़ियाउल हक ने किस प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को एंड किया था? तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को एंड किया था। तो ये मार्शल लॉ की डेट्स भी उसके अंदर कवर्ड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मार्शल लॉज की डेट जो है वो कवर्ड हैं, किस किसने लगाए हैं, कब से कब तक लगे हैं, वो सारा कुछ उसमें मेंशन है। उस लेक्चर को प्री पाकिस्तान पोस्ट पाकिस्तान हिस्ट्री वाला जो पाकिस्तान स्टडीज का वन शॉट लेक्चर है उसको आप सब लोग लाजमी सारे स्टूडेंट्स रिवाइज करें बिफोर द एग्जाम, उसको लाजमी कवर करें। द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। नो, ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरन लाइन कहलाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है। और ये 1878 में इसको बनाया गया था और जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट जिन्होंने बनाया था उनका नाम सर ड्यूरन था, उन्हीं के नाम पे उसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहे हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं पूछ रहे, तो जल्दी में उर्दू नहीं लगाना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो हमारी इंग्लिश है, उर्दू जो है ना वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कौमी जुबान है। द टाइटल टाइगर ऑफ मैसूर वॉज गिवन टू, टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल जो है ना वो किस को दिया गया था? तो सुल्तान टीपू जो थे, टीपू सुल्तान जो थे, ठीक है, हैदराबाद के जो सुल्तान थे, टाइगर ऑफ मैसूर इनका टाइटल था। हिरन मीनार इज लोकेटेड, हिरन मीनार कहाँ पे लोकेटेड है? लाहौर में नहीं, हिरन मीनार जो है ना जी वो शेखुपुरा में लोकेटेड है, ये याद रखना है आपने। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनकी तादाद जो है ना वो 104 है। ठीक है, सेनेट को जो है ना वो अपर हाउस भी कहते हैं। हमारा जो पार्लिमान है ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मैंने बड़े डिटेल में बताया हुआ आप लोगों को क्लासेस में, रिवाइज उसको आपने लाजमी कवर करना है उसको आपने। ठीक है, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? नहीं, ये हमारा पहला आइन था और ये भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अयूब खान साहब ने बनवाया था उसके अंदर था। तो फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे उस टाइम सदर थे, तो उन्होंने 1962 के आइन को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था। पाकिस्तान स्टडीज का सेक्शन खत्म हुआ जी, इस्लामिक स्टडीज के सेक्शन पे चलते हैं। द फर्स्ट वही वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई है? तो पहली वही जो है ना नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में जो है वो नाजिल हुई है। 63 ईयर्स की उम्र जो है वो मेरे नबी ने इस दुनिया में गुजारी है और जिसमें से 40 साल की उम्र में उन पे पहली वही नाजिल हुई है। ठीक है, नबी तो वो हमेशा से थे। ठीक है, तो 40 साल की उम्र में उन पे बहरहाल पहली वही आई और 13 साल उन्होंने मक्का के लोगों को नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और 10 ईयर्स जो है अपनी लाइफ के, तकरीबन 10 से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा बनता है, वो उन्होंने मदीना में जो है वो गुजारे हैं। तो मक्का मुअज़्ज़मा में नबी वसल्लम ने 13 साल तक तबलीग की और उन मक्का के लोगों को दावत दी और मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल जो है वो उन्होंने अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया और जो है 40 साल की उम्र में उन पर पहली वही नाजिल हुई है। द नंबर ऑफ मदनी सूराज इन कुरान, तो जब नबी वसल्लम मदीना हिजरत कर गए तो जो उन पे सूरज नाजिल हुई हैं उनकी तादाद पूछी गई है तो वो 28 हैं। तो कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं जिसमें से 28 जो है जी वो मदीना में नाजिल हुई हैं, मदनी सूरतें कहलाती हैं, और जो बाकी 86 सूरज हैं ये मक्की सूरज कहलाती हैं। तो अगेन पाकिस्तान स्टडीज़ का जैसे एक कंप्लीट वन शॉट लेक्चर है, इस्लामिक स्टडीज़ का भी एक वन शॉट कंप्लीट रिवीजन लेक्चर है, उसको लाजमी आपने कवर अप करना है। ठीक है, तो आपके पोर्टल पे अपलोडेड है, यूट्यूब पे भी इवन वो अपलोडेड है। द लॉन्गेस्ट आयत ऑफ द होली कुरान इज अबाउट, जो कुरान की सबसे लंबी आयत है
तो जो लॉन्गेस्ट वर्स है या आयत है होली कुरान की, ठीक है जी, वो वर्स नंबर 282 है, और सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 282 है, याद रखना आपने। ठीक है, तो सूरह अल बकरा की जो वर्स नंबर आयत नंबर 282 यानी 282 है, वो लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ द होली कुरान कहलाती है, और ये डील करती है अपने मामलात में फेयरनेस को, लेन देन के मामलात में। ठीक है, लीगल और फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को ये डील करती है, लोन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करती है, तो ये लोन एंड डेट को जो है ये डील करती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाज द डैश ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या थे, बेटे थे। तो हज़रत इस्माईल जो थे वो उनके साहबजादे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके वालिद थे। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज रिटन बाय, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे जो राइट डाउन किया था वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने किया था। द बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स इज नोन एज, बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स जो है ना वो किस बैटल बैटल को कहा जाता है, कौन सी गजवा को बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स कहा जाता है? अच्छा, इसको बैटल ऑफ एलाइज भी कहते हैं, क्योंकि मक्का के लोग अपने दोस्तों के साथ हमला आवर हुए थे मदीना के ऊपर, तो बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स या एलाइज भी कहलाती है ये। तो बैटल ऑफ एजाब को ये कहते हैं, गजवा एजाब को कहते हैं, गजवा खंदक भी कहलाती है ये। ठीक है, तो ये चारों इसी के नाम है। अहले बैत रेफर्स टू, अहले बैत से मुराद क्या है? कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा कहलाते हैं। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है वो अहले बैत कहलाते हैं, फैमिली ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अहले बैत कहलाते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज, जो लिटरल मीनिंग है, लफ्जी जो मतलब है ज़कात का, वो है प्योरिफिकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द होली प्रॉफिट वॉज अकम्पेन्ड बाय डैश सहाबास। जब फतेह मक्का हुई है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा थे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस टाइम पे थे तकरीबन 10,000 के करीब जो थे सहाबा थे, जब फतेह मक्का हुई है, मुसलमानों ने मक्का को फतेह किया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का कहलाता है ये। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन द डैश हिजरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो है वो 10 हिजरी में किया है, एक ही मरतबा जो है ना आप सल्लम ने हज किया है, और 10 हिजरी में किया है, और जो खुतबा दिया है वो खुतबा हुज्जतुल विदा कहलाता है। इस्लामिक स्टडीज़ का सेक्शन ख़त्म हुआ जी, उर्दू के सेक्शन के ऊपर चलते हैं। उर्दू के सेक्शन के हमारे पास जी 10 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसमें है लफ्ज़ इमाम की जमा क्या है? आयमा इसकी जमा है, लेकिन आयमा यूं नहीं लिखा जाता, यूं लिखा जाता है, इमामों भी नहीं होता, इमामात भी नहीं होता। मशहूर उर्दू शायर गालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब अहमद? नहीं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान, बिल्कुल। तो मिर्ज़ा गालिब का यानी गालिब का जो असली नाम था, असल जो नाम था, वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। गालिब जो थी ना वो तो इनका तखल्लुस था, तखल्लुस था इनका। डैश मुहावरा मुकम्मल करें। सावन के अंधे को रोशनी नजर नहीं आती, सब हरा दिखाई देता है, यानी इंसान के हालात अपने होते हैं, जैसे उसको बाकियों के हालात भी वैसे दिखते हैं। जरबुल मिसल, आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब है मेहनत जाया करना नहीं, कुछ ना मिलना नहीं, दो फायदे हासिल करना। यानी क्या हो कि एक चीज आपको बहुत अच्छी भी मिल रही हो, सस्ती भी मिल रही हो, तो हम कहेंगे आम के आम गुठलियों के दाम। सो आम के आम गुठलियों के दाम, तो दो फायदे हासिल करना। मुहावरा आब आब होना का क्या मतलब है? आब आब होना, पानी पानी होना, यानी सख्त शर्मिंदा होना, पानी बन जाना नहीं बल्कि शर्मिंदा होना। ठीक है, खत्म हो जाना नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, शर्मिंदा होना। क्या होगा इसका मतलब? शर्मिंदा होना, को करेक्ट कर लें। लतीफ का मुतरादिफ क्या है? लतीफ कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो कि खूबसूरत है, नाजुक है। तो लतीफ के लिए यहाँ पे जो मुतरादिफ बनेगा, हम मायनी बनेगा, वो नाजुक बनेगा। किताब की जमा क्या है? कुतब। ठीक है, उर्फ आम में हम किताबें बोलते हैं, लेकिन किताबें नहीं है ज़्यादा करेक्ट, कुतब जो है वो करेक्ट है। सखावत का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? सखावत सखी, तो इसका मुतजाद क्या होगा? बुखल, कंजूस। ठीक है, मायने के लिहाज से इसम की कितनी इकसाम है? मायने के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, ये याद रखना आपने। ठीक है जी, मायने के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, इसम मारफा और इसम नकरा। ठीक है, बनावट के लिहाज से तीन इकसाम है, यहाँ बनावट का नहीं पूछा गया, मायने का पूछा गया। दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। वो कल स्कूल जा चुकी था, ये गलत होगा। ठीक है, वो कल स्कूल गई था,
वो कल स्कूल गया था, वो कल स्कूल, ये असल में इसमें से जो जुमला करेक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, वो कल स्कूल गया था। असल में यहाँ पे ये जो डी है ये इसका ऑप्शन है कि वो कल स्कूल जा चुकी था, ये गलत है। और बल्कि पढ़ना मुझे यहाँ से चाहिए था, ये है कि वो कल स्कूल गया थी, ये गलत है। वो कल स्कूल गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। वो कल स्कूल गई था, ये इनकरेक्ट है। वो कल स्कूल जा चुकी था, ये भी गलत है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स का सेक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 71 है, 2x प्लस 3y की वैल्यू जो है ना वो 18 है, x प्लस वाई की वैल्यू 9 गिवन है, और हमें कह रहा है कि जी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y के लिए हमने सॉल्व करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन है जी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 90 लिख दिया मैंने गलती से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 माइनस वाई हो जाएगी x की वैल्यू। सो x की वैल्यू आ गई 9 माइनस वाई। इस इक्वेशन में मैं इसको x की जगह पे पुट कर लेता हूँ। तो जब मैं x की जगह पे इसको पुट करूंगा तो 9 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा ये। ठीक है, सो 2 9 ज़ा 18, इसमें से 2y चला जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, माइनस 8y प्लस 3y y हो जाएगा, एंड 18 में से ये 18 राइट साइड पे चला जाएगा, जाकर माइनस हो जाएगा। तो जब 18 इधर जाएगा तो 18 में से 18 माइनस हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो y की वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन सी बनता है, 0 है। इफ रुपीज 40,000 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 पीपल, ईच विल गेट, अगर 40,000 रुपयों को 8 लोगों में इक्वली डिवाइड करते हैं तो हर एक बंदे का शेयर कितना होगा, हर एक का हिस्सा कितना होगा, तो 40,000 रुपये है। डिवाइड कितने लोगों में करने हैं, 8 में, 8 से हम उसको तकसीम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, जीरो तीनों अपनी जगह पे, तो 5,000 आ जाएगा। 20% निकालना है हमने जी 320 का। सो 20% निकालेंगे किसका हम लोग, 320 का। 320 का 25% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 को 320 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 320 को 25% से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है, नंबर को उठाएं, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, और 100 से आप क्या कर दें, डिवाइड, तो आंसर आ जाता है। और ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, एंड 5 2 ज़ा 10, फिर ये 2 से हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 5, 16 5 ज़ा 80 होता है। अ कार कवर्स टू 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड है, गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 240 किलोमीटर का है, और कितने टाइम में कवर किया है, एवरेज कितने टाइम में कवर किया है, 4 घंटों में कवर किया, 4 आवर्स में किया। इसकी स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, सो 240/4 करेंगे, कैंसिल कर लें हम इसको, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो इसका इसकी जो है ना वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज हमने बतानी है जी 20 25 30 35 40 की। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, जितने नंबर्स हैं उन पे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज। तो 5 और 5 0, 1 कैरी, ये हो जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 15, 150 हो गया। सो 150 ये है। नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, 5 पे इसको डिवाइड कर लेंगे, 30 हमारे पास यहाँ पे इसकी एवरेज आ जाएगी। चलते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ जल्दी से जी। 3 एसेज हैं, किसी एक एसे के ऊपर आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, सोशल मीडिया का नौजवान नस्ल पर असर, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, वुमेन एम्पावरमेंट, पाकिस्तान में खवातीन का बाख्तियार होना, अ थ्रेट टू नेशनल डेवलपमेंट, करप्शन इज अ थ्रेट टू नेशनल डेवलपमेंट, बदउनवानी कौमी तरक्की की राह में रुकावट है। पर्सनल स्टेटमेंट है जी आपके पास कि मैं कानून की तालीम क्यों हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये था आज का मॉक। अगर आप हमारा प्रेप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप हमारे सेशन में एनरोलमेंट करवा सकते हैं और अपनी तैयारी को 100% बेहतर बना सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह फर्स्ट गो में आप अपना लैट का एग्जाम जो है इजीली पास कर सकें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह। Like, comment, and subscribe.